नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज जो बीएड फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट होता है, उसी एक असाइनमेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को चारों असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो आप लोग इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज हम लोग एक असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पहला है, चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप। इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर हमारा नॉलेज एंड कैरिकुलम होता है, उसकी वीडियोज़ के बाद आएगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है इंडेक्स होता है। अगर आपकी फ़ाइल में ऐसे इंडेक्स बना है तो आप लोग को सिर्फ भरना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा एक असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन होते हैं। आपको इस तरीके से भरना है। अगर आपके पास ये इंडेक्स नहीं बना है तो आप इसको देख के ऐसे इंडेक्स बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है। फिर आते हैं हम सेकंड पेज पे। मैंने यहाँ पे पेज की नंबरिंग कर दी है, वो इंडेक्स था। ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो ऐसे ऊपर हम लोग लिख देंगे कोर्स नंबर सेकंड। पहला पेपर मैंने आप लोग को बता दिया। पहला कोर्स जो हमारा है वो है ये हमारा सेकंड कोर्स है कि चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप। जो पहला है वो है नॉलेज एंड कैरिकुलम का, जिसको हिंदी में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद आप लोग को असाइनमेंट नंबर फर्स्ट लिख लेना है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख लिया है। आपका मन करे तो आप एक में ही लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में पहला क्वेश्चन लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है कि डिस्कस द लर्निंग थ्योरीज ऑफ थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर, पॉइंट आउट मेजर डिफरेंट बिटवीन देम। ये पूछा गया है कि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर की सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इनके बीच जो प्रमुख अंतर हैं उनको बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पेज पे मैंने सिर्फ देख रहे हैं कोर्स नंबर सेकंड। यहाँ पे पेज की नंबरिंग भी आप लोग को कर देनी है। फिर आप लोग को लिखना है कोर्स नंबर सेकंड। फिर यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप हम लोग नाम लिख देंगे, जो हमारा जैसे असाइनमेंट का सब्जेक्ट है। और ये असाइनमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी। और इसके बाद हम लोग ऐसे दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे। इसके बाद हम सेकेंड पेज पर चलते हैं। और ये वाला जो पेज है, ये राइट साइड का पेज है। इसके लेफ्ट साइड जो पेज होगा, उस पर हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पहले उसने थॉर्नडाइक ही पूछा था। आप लोग देख सकते हैं डिस्कस द थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको वैसे वैसे हम उसके आंसर देते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो हम लोग सबसे पहले थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत लिखेंगे पेज नंबर सेकंड पे। तो सबसे पहले ऊपर जो आपको हेडिंग डालनी है वो डालनी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। फिर इनकी प्रतिपादन, इनका पूरा नाम लिखना है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। फिर इनकी प्रयोग जिन्होंने किस पे किया था, तो भूखी बिल्ली पे किया था। और इसका उद्दीपक क्या था, तो मछली और मांस का टुकड़ा उद्दीपक था इनका। और फिर आप लोग को एक और चीज़ करनी है, जैसे यहाँ पे थॉर्नडाइक का फ़ोटो निकलवाने लेना है नेट से, और यहाँ पे काट के आप लोग को चिपका देना है। एक पेज में आप लोग सबके फ़ोटो थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर ऐसे निकलवा सकते हैं, जैसे एक फ़ोटो में थॉर्नडाइक की फ़ोटो उसमें रहेगी और फिर थॉर्नडाइक के उसमें सिद्धांत रहेंगे। अभी आगे मैं दिखाती हूँ कि इनके सिद्धांत की मैंने एक कॉपी निकलवाई थी, उसको कैसे आगे लगाया है। ये लगाना आप लोग को बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इनका उपनाम। तो SR थ्योरी, इनका जो इनकी थ्योरी का नाम है। कई प्रकार के नाम है, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत। ये सब आप लोग को लिख लेने हैं। फिर इनकी फ़ोटो लगानी है, इस पर थॉर्नडाइक लिख देना है इसके नीचे। फिर हम लोग लिखेंगे, इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे सिद्धांत के गुण, जैसे चलना, बोलना, भोजन करना, आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है धैर्य और परिश्रम का गुण। फिर फोर्थ पॉइंट है गणित, विज्ञान, समाजवाद के लिए उपयोगी। ये गुण है इनके सिद्धांत के। फिर थॉर्नडाइक ने कुछ जैसे बुक्स लिखी हैं, तो थॉर्नडाइक की बुक का नाम है, थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और ब्लैक पेन से आप लोग उसको यहाँ पे इनपुट करेंगे। ऐसे अगर आप, ये हमारे असाइनमेंट की बात है, ऐसे अगर आप अपने वहाँ पे भी एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ऐसे कुछ की पॉइंट लिख के आते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपके 80% से प्लस गेन होते हैं। क्योंकि मैंने भी 80% प्लस गेन किया हुआ है बीएड में, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ। और इसमें कुछ प्रयोग है, जैसे इनका प्रयोग, जैसे अभी हमने आगे लिखा था कि इनका उद्दीपक जो था, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पे किया था। और इनका उद्दीपक क्या था, मछली और मांस का टुकड़ा। तो पूरा प्रोसेस प्रयोग अगर मैं पूरा पढ़ूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप लोग को पूरा प्रयोग इनका लिख लेना है। फिर इन्होंने ये देखिए, ये इनका प्रयोग है कि इन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे इसके अंदर बिल्ली रखी थी। फिर यहाँ पे कैसे कैसे इन्होंने एक पीढ़ी के अंदर बिल्ली रखी थी और कैसे कैसे प्रयोग किया था, ये पूरा मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इनके प्रयोग का भी एक मिनट से आप चाहे इसको बना भी सकते हैं,
लेकिन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या उतना बना भी सकते हैं आप लोग, बनाना और भी अच्छा होता है, या फिर नेट से चिपका सकते हैं, नेट से निकलवा के, जैसा भी आप लोग को ईजी लगे। फिर आ जाता है थॉर्नडाइक। इसके बाद हम लिखेंगे थॉर्नडाइक के नियम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के 2 प्रकार के नियम हैं, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, जो इनके 3 मुख्य नियम हैं। जो इनके 3 ही मुख्य नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कभी कभी प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी एग्जाम में भी आ जाते हैं ये थॉर्नडाइक के तीनों नियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग के थॉर्नडाइक के तीनों नियम जो प्रमुख नियम है उसको याद कर लीजिएगा। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ गौण नियम हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे इतने मेजर इंपॉर्टेंट ये लोग नहीं हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद फिर मैंने लिखा हुआ है पावलोव का सिद्धांत। यहाँ पे पावलोव की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, और ये पावलोव का भी उसी प्रकार से जन्म, जो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो लिख के, उसके बाद से पावलोव का प्रयोग, और पावलोव के प्रयोग का यहाँ पे फोटो भी लगाया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पे किया था, आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुत्ता जो है नेट से निकलवा के बनाया, आप लोग चाहे तो बना ले सकते हैं, आप लोग को जैसा सही लगे वैसा कीजिए। इसके बाद आ जाता है पावलोव ने कुछ उद्दीपक दिए थे, जैसे कुछ पावलोव में की पॉइंट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेजेस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये भी आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग कुछ इंग्लिश टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा स्किनर का सिद्धांत। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्किनर का फोटो लगाया हुआ है। स्किनर का यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। इसके बाद फिर वी.एफ. स्किनर का पूरा नाम लिखेंगे, फिर इन्होंने किस पे प्रयोग किया, क्या इनके सिद्धांत का नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, ये सब आप लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप स्किनर का प्रयोग लिख देंगे कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया। तो स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था। यहाँ पे देख सकते हैं चूहा और कबूतर, 2 चीज़ पे स्किनर ने प्रयोग किया था। इसका भी आप लोग निकलवा सकते हैं या बना सकते हैं। अगर आप लोग की ड्राइंग अच्छी है तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर नेट से निकलवा के चिपका सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे फिर हम तीनों का वो बता देंगे कि प्रमुख अंतर क्या है तीनों में, जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनके अंतर बता देंगे कि इनमें क्या क्या है। जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, कौन कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया ऊपर लिख देंगे, फिर प्रयोग इनके लिख देंगे किस पे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था मृत मछली पर और बिल्ली पर, इनका जो प्रयोग था। पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर, और इनके कुछ उद्दीपक थे, जैसे स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, कृत्रिम उद्दीपक घंटी थी, और कृत्रिम प्रतिक्रिया जो थी इनकी लाल थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोग को, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछे ही जाते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप लोग को इमेज भी बनानी पड़ती है वहाँ इनके प्रयोग की, जो कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था, और बाकायदा आपको वहाँ बनाना पड़ेगा अगर इनका सिद्धांत पेपर में आता है, और आते ही हैं इन तीनों में से 2, तो आप मान के ही चले आते हैं हर साल। फिर हम बात करेंगे स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने चूहा और कबूतर का प्रयोग किया था। अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरे एग्ज़ाम में ये भी आया था, ये भी आया था। फिर हमारा जो पहला असाइनमेंट है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज पे असाइनमेंट नंबर 2 तुरंत लिख देंगे, असाइनमेंट नंबर, उसके बाद से 2, क्वेश्चन नंबर 2 वही। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले आप इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी, आप लोग को जैसा मन करे सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं, मन करे दोनों में लिखिए, मन करे सिर्फ हिंदी में ही लिखिए, मन करे सिर्फ इंग्लिश में ही लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द मेजर डिफरेंस अमॉन्ग द लर्नर्स ऑफ ए क्लास, व्हाट इज़ द रूल ऑफ ए टीचर टू मैनेज द डिफरेंसेस एंड मेक ऑन इफेक्टिव
इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और हिंदी में है विभिन्न चरणों के शिक्षार्थियों ब्रैकेट में अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं का वर्णन करें। यह एक अध्यापक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, बात वही है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अधिगम। बेसिकली पूछा ही अधिगम के बारे में कि कैसे शिक्षणकर्ताओं के लिए, एक अध्यापक के लिए अधिगम कैसे उपयोगी है, उनके विभिन्न चरणों को हम लोग को बताना है और विशेषताओं पर का वर्णन करना है। तो सबसे पहले अधिगम ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अधिगम लिख लिया है। अधिगम के कुछ की पॉइंट कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, एक ही पॉइंट है यहाँ का। ऊपर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखे हैं। फिर यहाँ पे वुडवर्थ के अनुसार एक डेफिनेशन लिखा है, 2-3 लिखे होंगे आगे। फिर सेकेंड पेज पे आते हैं। एक ही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और एक की वर्ड लिखा हुआ है। फिर सेकेंड पेज पे आते हैं तो ये जो कुछ पॉइंट है, जैसे अनुभव का उपयोग करके सीखना, परिपक्वता के साथ सीखना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, इनका मैंने इंग्लिश टर्म भी लिखा हुआ है। फिर क्रियात्मक के साथ सीखना, ये एक्टिविटी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सोशल ऑफ कल्चर रूल्स। फिर यहाँ पे जो सेकंड हमने लिखा है अधिगमकर्ता की विशेषताएं, ये कुछ निम्न विशेषताएं हैं। इनका फिर अच्छे से डिफिनेशन भी देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे शैक्षणिक 4 हमने लिखे हुए हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बाकी दिखाऊंगी सिर्फ आप लोग को, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक में मैंने कुछ इतने पॉइंट लिखे हुए हैं। आप लोग को जो चीज़ लिखनी है एग्ज़ाम में भी या असाइनमेंट में भी टू द पॉइंट लिखनी है, ज़्यादा इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कुछ समझ में ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। तो जो कुछ भी हमको लिखना है वो की पॉइंट में लिखना है। की पॉइंट के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर यहाँ पे प्रो एंड प्रो के अनुसार मैंने कुछ परिभाषाएँ दी हैं। फिर गेट्स एंड अन्य के अनुसार कुछ परिभाषाएँ लिखी हैं। आपकी बुक में बहुत सारी परिभाषाएँ। फिर अधिगम कैसा है, तो आजीवन चलता है, आप लोग को पता है, परिवर्तनशील है, सतत है, विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, सक्रिय है। फिर यहाँ पे 1 मिनट, फिर यहाँ पे हम शैक्षणिक या अध्येता लर्नर्स, ये दोनों बातें की है। फिर कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ नियम आ जाएंगे इसके भी, जैसे प्रौढ़ावस्था में सामाजिक, ये कुछ पॉइंट है सामाजिक। फिर एक किशोरावस्था आ जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था आ जाता है, यानी अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक ये जन्म से मृत्यु तक अधिगम जाता है। वैसे बात करें तो गर्भ से कब्र तक अधिगम जो है जाता है। आप लोग कुछ ना कुछ ज़िंदगी में किसी भी स्टेज में हो, आप लोग सीखते ही रहते हैं। तो ये फिर भावनात्मक में भी वही आएगा, स्टेजेस आएंगी। किशोरावस्था में भावनाएं कैसे होती हैं, प्रौढ़ावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर संज्ञानात्मक आएगा यहाँ पे, संज्ञानात्मक में किशोरावस्था में कैसे भावना, किशोरावस्था में संज्ञान कैसे होता है, संज्ञानात्मक की प्रक्रिया, प्रौढ़ावस्था में कैसे होती है, जिम्मेदारी का अभाव होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्वप्रेरणा होती है। और वहीं पर किशोरावस्था में आप लोग देखिएगा तो ये देखिए तनाव या दबाव की अवस्था होती है, बौद्धिक कौशल होता है, वीर पूजा की भावना होती है, कल्पना करना अच्छा लगता है, कल्पना में जीते हैं लोग किशोरावस्था में। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं अब जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहूँगी। देखिए संज्ञानात्मक विकास में भी मैंने 2 पार्ट यहाँ पे किए हुए हैं। फिर जो अनुकूलन है इसके भी 2 पार्ट यहाँ पे होंगे, एक आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। फिर से आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत 2 लोगों ने दिया था, एक जीन पियाजे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे संज्ञानात्मक विकास में। पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो मैंने आगे लिखा होगा अभी आप लोग देखेंगे। फिर 3 लोगों ने दिया था। वैसे ब्रूनर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वाइगोत्स्की का है इनका भी संज्ञानात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिसकंटिन्यूअस बताया था, यानी स्टेजेस में उसको नहीं बांटा था। वाइगोत्स्की ने है जो स्टेजेस में विकास को, संज्ञानात्मक विकास को नहीं बांटा था। इन्होंने बस कुछ थ्योरीज इस पर दी थी, इनकी भी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की की। और ये जीन पियाजे के जो कुछ स्टेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके पेपर में पूछा जाता है, या तो वाइगोत्स्की का पूछा जाएगा या फिर जीन पियाजे का। अगर जीन पियाजे का पूछता है तो स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, मैंने यहाँ पे इतना, क्योंकि ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में कि जीन पियाजे क्या संज्ञानात्मक विकास, ऐसा कुछ उसका पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे उतना डिटेल में लिखा नहीं है, बस बता दिया कि
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसलिए अगर एग्जामिनर में अगर एग्जाम हॉल में आपसे ये पूछा जाता है कि जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो आप इसके अंतर्गत भी लिखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं इसके अंदर होती है। संवेदी गमक की क्या विशेषताएं हैं, पूर्व संक्रियात्मक की क्या विशेषताएं हैं, मूर्त संक्रियात्मक की क्या विशेषताएं हैं, औपचारिक संक्रियात्मक की क्या विशेषताएं हैं। अगर आप लोग को इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं इसके भी एक वीडियो लेके आऊँगी। बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट जो है अधिगमकर्ता के शिक्षकों के लिए कैसे उपयोगी है। तो लिखा है यहाँ पे अधिगमकर्ताओं के विभिन्न चरणों की शिक्षक के लिए उपयोगिता। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ जो भी लिखा है टू द पॉइंट लिखा है। यहाँ पे पॉइंट में लिखा है। अगर आपका ये खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे जिस पेज पे आपका खत्म होता है आप द एंड लिखना मत भूलिएगा। आप लोग देख सकते हैं असाइनमेंट मेरा चेक भी हो चुका है। अब आप लोग को ये 19 पेज का है। अब आप लोग को मैं पूरा PDF एक बार दिखा देती हूँ। तो ये वीडियो आज का ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।